हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का एक कंपैरिजन। जो पहले हम लोग कंपैरिजन देखेंगे वो देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है प्लांट्स का। जब दोनों के बीच का कंपैरिजन देख लेंगे, यानी कि प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम किससे, वैसे ऑर्गेनिज्म में करेंगे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है, यानी कि वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा। तो ऑटोट्रॉफिक के केस में और हेट्रोट्रॉफिक के केस में जो कंपैरिजन होता है दोनों के बीच का, वो थोड़ा सा हल्का डिफर करेगा। पता चल जाएगा बाद में, ये लेक्चर खत्म होते होते या वीडियो खत्म होते आपको ये पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। अगर देखें कि फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करना है, तो इसका डेफिनेशन जो है इसी के वर्ड में या इसी के टर्म में छुपा हुआ है। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे हो गया क्या चीज? लाइट एनर्जी आप कह सकते हो, या रेडिएंट एनर्जी कह सकते हो, या सोलर एनर्जी कह सकते हो। तो ये फोटो मीन्स लाइट हो गया। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन करना या प्रोडक्शन करना, कुछ बनाना। तो यहाँ पर जो प्लांट रहेगा या जो भी ऑटोट्रॉफिक रहेगा, वो फॉर्मेशन करता है किसका? वो फॉर्मेशन करता है फूड का। और फूड के फॉर्म में वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? तो वो फॉर्म करता है किसको? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस हो रहा था, ये हो रहा था लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां से इसका डेफिनेशन क्या निकलता है कि सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसी को ब्रेक डाउन जब करोगे, इसी को जब आप तोड़ोगे तो इसका डेफिनेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल वर्ड में हुआ कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या इसका मतलब क्या होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है ये काफी इजी प्रोसेस नहीं होता है, काफी सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दो दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है, लाइट फेज और डार्क फेज में होता है। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है या इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, और वो रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल इसको कहाँ से मिलता है। तो पहले करते हैं क्या कि इस जगह पे यहाँ पे देखें, मैंने लीफ का लिया है क्योंकि सबसे पहला जो कंपैरिजन हम देखने वाले हैं वो प्लांट्स के केस में देखने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक के केस में देखने वाले हैं। तो एक साइड से मैंने कर दिया क्या, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लेंगे, और एक साइड से हम कंपेयर करेंगे रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन होता है वो है 6CO2 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, पिगमेंट, और यहां से ये बन जाता है क्या जी, ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस रिलीज होगा ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और प्लस रिलीज होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हो गया फोटोसिंथेसिस का एक प्रॉपर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे हमको देखना क्या है कि इसके लिए रॉ मटेरियल सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि रॉ मटेरियल इसके लिए क्या है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ये जो है इसके लिए होता है रॉ मटेरियल। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं क्या चीज, RW। RW का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। देख लेंगे क्या कि रॉ मटेरियल का मतलब ही क्या होता है। और यहाँ पे जो सनलाइट है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये जो है इसके लिए क्या होता है, ये इसके लिए है रिक्वायरमेंट। तो R4 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या, रिक्वायरमेंट। अब हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जो रिक्वायरमेंट इसका है, वो प्लांट को कहाँ से मिल जाता है।
तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया क्या चीज, ये सनलाइट है, और ये सनलाइट से जो है ये प्लांट रिसीव करता है क्या, रिसीव करता है सोलर या लाइट, या हम इसको कह सकते हैं रेडिएंट, रेडिएंट एनर्जी। प्लांट क्या कर रहा है, सन से जो है ले रहा है, इसको हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, चाहे रेडिएंट एनर्जी। और ये जो है लेता है एनर्जी किसके फॉर्म में, तो ये लेता है फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या है, इसका यूनिट होता है। और इस चीज को रिसीव करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे मौजूद होता है जो कि इसका रिक्वायरमेंट है। तो एक चीज हमको पता चला क्या, कि जो सनलाइट है, सनलाइट जो इसका रिक्वायरमेंट होता है, ये कहाँ से मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है सन से मिल रहा है, यानी कि एनवायरमेंट से ये इसको मिल गया। एक दूसरा इसका रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इसको कहाँ से मिल जाएगा, तो प्लांट्स का जो भी पार्ट होता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्या, थैलेक्वाइड या ग्रैनम होता है, और उसी ग्रैनम या थैलेक्वाइड के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट मिल जाता है। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम ये होता है कि ये जो फोटोन होता है, इसका जो एनर्जी होता है, इसको रिसीव करता है या इसको ट्रैप करता है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है। तो यहाँ भी देखे क्या चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो है इसको कहाँ से मिल रहा है। पहला रिक्वायरमेंट सनलाइट, इसको एनवायरमेंट से मिल गया। दूसरा जो रिक्वायरमेंट था क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल इसी के बॉडी में प्रेजेंट है, और सेल के किस पार्ट में है, तो सेल के क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है, तो थैलेक्वाइड या ग्रैनम के अंदर है ये चीज। अब देखते हैं इसका क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसको कहाँ से मिलता है। तो यहां से मैंने एक ऐसे मेंशन कर दिया है क्या, कि ये सॉइल, सॉइल का मैंने दिखा दिया है कि सॉइल है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन ऐसे कर दिया क्या चाहिए, ये सॉइल है, और इस सॉइल के अंदर क्या चाहिए है, वाटर मौजूद है। ठीक, और ये जो सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है, इस वाटर को हम नाम देते हैं क्या, कैपिलरी वाटर। सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो कि सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर। और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए या जो भी इसका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इसी कैपिलरी वाटर का इस्तेमाल करता है। अब ये कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के लीफ तक पहुंचता कैसे है, ये पहुंचेगा किसके थ्रू, एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, या कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है जाइलम। तो ये जाइलम क्या करेगा, ये जाइलम जो है इस वाटर मॉलिक्यूल को लेगा और ये पहुंचा देता है लीफ तक। तो यहां से मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया क्या चाहिए, H2O है, और ये चल गया कहां तक, लीफ तक चल गया। तो दूसरा हमको क्या पता चल गया कि एक रॉ मटेरियल वाटर जो है इसको कहां से मिल रहा है, सॉइल से लिया वाटर। कैसा वाटर लिया, कैपिलरी वाटर लिया। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हुआ, तो जाइलम के थ्रू हुआ। तो एक वाटर यहाँ पर दिखा दिए। अब एक देखना है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये भी एनवायरमेंट से ले लेगा। और ये एक चीज याद रखना आप सब कि एनवायरमेंट में या जो एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या अमाउंट कितना होता है, परसेंटेज किसका कितना होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कहे तो ये होता है 0.03%। अगर नाइट्रोजन का कहे तो वो होता है 78% के अप्रोक्स। और जो ऑक्सीजन होता है ये होता है 21% के अप्रोक्स, यानी कि 20.9 होता है तो एक एवरेज ले लिया जाता है 21। और इसका ऐसे होता है 78 पॉइंट समथिंग, तो एक अप्रोक्स या एक एवरेज ले लिया जाता है 78%। तो जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल इसको कहाँ से मिल गया, ये एनवायरमेंट से ले लिया। तो यहाँ भी हमको पता चल गया क्या कि जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जा रहा है उसमें हम आइडेंटिफाई करें क्या कि रॉ मटेरियल कौन सा है और रिक्वायरमेंट क्या चीज है। अब सवाल आता है क्या कि ये इसको हम रॉ मटेरियल क्यों कहे और इसको हम रिक्वायरमेंट क्यों कहे। तब एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हम क्या मान लेते हैं क्या कि हमको खाना बनाना है, घर में फूड बनाना है। हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट से जाके जो है वेजिटेबल्स या जो भी जरूरी का सामान होगा वो सामान लेकर आएंगे। ठीक, तो खाना बनाने में कौन मदद करा, खाना बनाने में मदद करा
ये वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी खाना बनेगा ये वेजिटेबल्स की मदद से ही बनेगा। ठीक, चाहे वेजिटेबल्स ले लो, वो चावल दाल जो भी आपको लेना क्या है ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके मदद से हम फूड प्रिपेयर करें। लेकिन उस फूड को बनाने के लिए जो सामान जरूरी होगा, चाहे वो हो जाए क्या चीज, स्टोव हो जाए, चाहे वो बर्तन आपका हो जाए, या चाहे जो भी सामान जो कि फूड को बनाने के लिए जरूरी होता है, तो जिससे फूड बना वो हो गया उसका रॉ मटेरियल। लेकिन फूड बनाने के लिए जो सामान हमको चाहिए था, जिसके बिना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको हम कह देंगे क्या, उसका रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो फूड बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बन रहा है, वो बनता है किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, इसके मदद से बनता है। तो ये इसका रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि इसी के मदद से ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनेगा। और इसके बिना जो है ये प्रोसेस हो नहीं सकता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहा तो फोटोस, जो फोटोन होगा, जो लाइट एनर्जी रहेगा, इसको कोई रिसीव करने वाला नहीं रहेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, सॉरी कुछ लगता है उल्टा बोला मैंने, सनलाइट के बिना ये पॉसिबल हो नहीं सकता है। ठीक, और क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो सनलाइट को रिसीव करने वाला कुछ वैसे सामान नहीं होगा। तो इसको हम रॉ मटेरियल कहे, सॉरी इसको रॉ मटेरियल कहे, और इसको हम कह दिए क्या, रिक्वायरमेंट। लेकिन कभी कभी बोर्ड में या बहुत सारा बुक में सिंपल मेंशन कर दिया जाता है क्या, कि ओवरऑल चीज, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे क्लोरोफिल हो, चाहे सनलाइट हो, सबको रिक्वायरमेंट में भी दे दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है, और वहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है ए करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बी में दिया है सनलाइट, सी में दिया है क्लोरोफिल, और डी में दे दिया ऑल ऑफ दी एबव। तो उस केस में क्या होगा, रिक्वायरमेंट में जो है चारों का चारों चीज, मतलब ओवरऑल चीज चल जाएगा रिक्वायरमेंट में। लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर कहना क्या होता है, इसको हम कह रहे रॉ मटेरियल और इसको कह दे रिक्वायरमेंट इसका। तो ये पता चल गया कि रॉ मटेरियल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और प्लांट को ये सब चीज कहाँ से मिल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्लूकोज बना है, ये क्या है, ग्लूकोज, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज क्या होता है, कि फोटोसिंथेसिस के केस में जो ग्लूकोज बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये कौन बनाता है। अब रॉ मटेरियल तो दो दो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ये हाइड्रोजन यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये CO2 जो है ये रिड्यूस होके बनाता है क्या चीज, रिडक्शन इसका होता है। रिडक्शन का मतलब ऐसा ना समझना कि कमी कुछ होता है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एक तरह से हो गया क्या, फॉर्मेशन। ये CO2 जो है ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये प्रोसेस कहलाता है क्या चीज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा और रिलीज करता है क्या चीज, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इसका एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये हम सिंपल बस बताए क्या चाहिए, कि ये टूटता है, ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या, कि जो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको भी पता है कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ये आता है वाटर मॉलिक्यूल से। और किस प्रोसेस के थ्रू आता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन एंड इट फॉर्म्स और इट रिलीजेस ऑक्सीजन, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये चीज कहला जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर से दो MCQ निकला, CO2 रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाया, और जो वाटर मॉलिक्यूल था ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन वाटर से ना आकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड से। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले इक्वेशन कैसा दिया था, इन्होंने इक्वेशन दिया था क्या कि यहाँ से जो था 12H2O को हटा दिया था और इसके जगह पे मेंशन करे थे क्या चाहिए वो 6H2O। और यहाँ पे जो है उन्होंने H2O को मेंशन नहीं करा। तो किसी किसी जगह जो है किसी किसी बुक में आप इस तरह से भी देख लोगे। लेकिन जो ज्यादा बेटर इक्वेशन होगा वो होगा पहले वाला। ये पहले का इक्वेशन था, जिस समय वैज्ञानिक को ऐसा लगता था कि जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब बाद में रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बाद में पता चला क्या चाहिए कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के टूटने के कारण आता है। तब इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इक्वेशन फिर से क्या आ गया, ये इक्वेशन को सही करके दिया गया 12H2O मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इसके साथ साथ जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। तो अभी तक देखा क्या कि फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट क्या है या उसका रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिए है। एक ये भी बता दिया कि अगर एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई करना है रॉ मटेरियल या रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो पूरा का पूरा ये रॉ मटेरियल ये रिक्वायरमेंट ही इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, चाहे इसको हम सबस्ट्रेट कह दे, ठीक। और ये जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म इसका हो गया। यहाँ जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा इसको एक ऑर्गेनिक मटेरियल में बदला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में पहला क्या हुआ कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को बदला गया ऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल था उससे एक जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया गया। ये चीज काम देगा जब यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा क्लेरिफाई करेगा आपको। अब इससे पहले देख लेते थोड़ा सा क्या रेस्पिरेशन का, उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद देख लेंगे दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक रहेगा क्या, कोई कैटालिस्ट रहता है, कैटालिस्ट लाइक एंजाइम रहेगा। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को कम या तेज अकॉर्डिंगली वो कर सकता है, एंजाइम हो गया। और यहाँ पे फिर बाद में रिलीज होगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। साथ ही साथ रिलीज होगा एटीपी, एनर्जी जो रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है या एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो ये हो गया क्या, ग्लूकोज, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया और एटीपी एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे जो है काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप सब नोटिस करोगे, यहाँ पे जो इसका, इसमें एक चीज और हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो ग्लूकोज इसका है, ये ग्लूकोज इसका जो है मेन प्रोडक्ट है। एमपी का मतलब होगा क्या चाहिए, मेन प्रोडक्ट। जो खास प्रोडक्ट यहाँ पे बना है वो है ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन हो गया चाहे जो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया इसका बाय प्रोडक्ट बीपी, ठीक। ग्लूकोज क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट है और ये इसका हो गया बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज, और दूसरा क्या था कि ये था इनऑर्गेनिक फॉर्म और इधर का जो था ये था ऑर्गेनिक फॉर्म। अब रेस्पिरेशन में जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर साफ साफ पता चलेगा क्या कि यहाँ का जो रिजल्टेंट था या यहाँ का जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे जो है क्या आ गया, वो रिएक्टेंट के फॉर्म में आ गया। ये यहाँ का प्रोडक्ट था, ठीक। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना है वो यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये भाग ले रहा है रिएक्शन में, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, पहले बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक के केस में, प्लांट के केस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक बना और ये ऑर्गेनिक जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहा है प्लांट,
किस लिए इस्तेमाल करेगा? तो ये इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि सबको पता है क्या कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बिना एनर्जी के वो सरवाइव नहीं कर सकता है। कुछ भी एक्टिविटी अगर करना है, इवन अभी हम खड़ा है या लेट कोई बैठा हुआ है, सो रहा है, तो उस समय भी उसको एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी के बिना कुछ पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है फूड प्रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी जो है ये एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। एक चीज इसमें और है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में देखा जाएगा, सिर्फ दिन में देखा जाएगा, जब तक सनलाइट है तब तक। लेकिन जो रेस्पिरेशन होगा ये थ्रू आउट डे एंड नाइट होगा, यानी कि दिन रात दोनों होता है ये। तो यहाँ पे देखें क्या कि इसका जो प्रोडक्ट था यहाँ पर, ये इसका क्या हो गया, रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ था फोटोसिंथेसिस के केस में, कि यहाँ से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बना था। और जब रेस्पिरेशन में हम देखते हैं तो साफ साफ पता चल जाएगा क्या कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको ब्रेक डाउन किया गया और बना दिया गया इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर क्या था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म किया गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया गया, और यहाँ से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म किया गया, यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस बनाया गया। अब इसमें देखना क्या है, थोड़ा सा क्या कि फोटोसिंथेसिस जो है, कि फोटोसिंथेसिस ये होता है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये होता है क्या, थ्रू आउट डे एंड नाइट, यानी कि दिन रात ये लगातार चलते रहता है। अब प्लांट के पास जो है, या जो भी ऑटोट्रॉफिक होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, उसके पास होता है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि जो इसको रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल में क्या है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए था खाना बनाने के लिए, वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो बाय प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब रेस्पिरेशन परफॉर्म करा तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में जो है, या बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट के पास दो ऑप्शन है। एक क्या कर सकता है, वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट से लेगा, स्टोमाटा के थ्रू लेगा। स्टोमाटा क्या है कि लीफ पे जो है छोटा छोटा ओपनिंग पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टोमेटा। तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले ले, किससे, एनवायरमेंट से रिसीव कर ले, स्टोमाटा के थ्रू एंटर करेगा। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि रेस्पिरेशन के समय जो CO2 बन रहा है वो इस्तेमाल कर ले फोटोसिंथेसिस के समय, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर ले। लेकिन ये कब तक करेगा इस्तेमाल, क्योंकि रेस्पिरेशन तो दिन रात हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रहा है सिर्फ दिन के समय में, डे टाइम में हो रहा है। तो जब भी ये इसका यूटिलाइजेशन करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कब कर सकता है, ये डे टाइम में ही कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन करेगा कि इसका इस्तेमाल ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस में, और ये कब करेगा, सिर्फ और सिर्फ कर सकता है डे टाइम में। तो रात के समय इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात इसमें है क्या कि दिन के समय जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिन के समय में खास करके लिए इसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। लेकिन रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये इसके लिए काम करेगा वेस्ट की तरह। दिन के समय में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर लिया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लिया, खाना बना लिया अपना। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अब इसके लिए वेस्ट की तरह हो गया, और इसको अब रिमूव ये स्टोमाटा के थ्रू बॉडी से, मतलब कि बॉडी से बाहर इसको कर देता है स्टोमाटा के थ्रू। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का था। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना क्या चीज, एज अ बाय प्रोडक्ट। और ये जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बना है, ये इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है कैसा,
ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है रॉ मटेरियल के फॉर्म में। रॉ मटेरियल यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट था, और रेस्पिरेशन के केस में ये क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल बन गया। अब प्लांट के लिए अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि या तो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए वो दिन के समय में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर ले। तो ये कब करेगा, तो ये भी करेगा कब तक, दिन के समय में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में हो रहा है। तो दिन के समय में ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये करते रहेगा क्या, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब एक चीज ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो काफी तेज होता है, और रेस्पिरेशन का जो रेट होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, स्लो होता है। अब होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो ये ज्यादा ऑक्सीजन बनाएगा, और इसका रेस्पिरेशन का रेट कम है तो ये कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएगा। ऑक्सीजन बन रहा है ज्यादा लेकिन उसका इस्तेमाल ये कर पाएगा कम। तो उस केस में क्या होगा कि जितना ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल कर सकता था वो करा, और ये जो इस्तेमाल कर रहा था ये इसके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा था। लेकिन जो भी ऑक्सीजन बचा जो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो ऑक्सीजन क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा के थ्रू बॉडी से बाहर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या होगा, जो भी एक्सेस ऑक्सीजन होगा जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो क्या होगा, वो जो है वेस्ट के फॉर्म में एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में वो जो है बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। और किसके थ्रू किया जाएगा, तो वो स्टोमाटा के थ्रू ही किया जाता है। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के केस में यहाँ एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा था। रेस्पिरेशन में इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया गया एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन जो भी एक्सेस बचा उसको बेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर कर दिया गया। अब दिन के समय में ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को लेने के लिए भी इसके पास दो ऑप्शन हो सकता है। अगर दिन के समय चाहे तो ये क्या कर सकता है कि अगर ऑक्सीजन इसको चाहिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, या तो इससे ले सकता है। अब दिन के समय में तो इससे ले लेगा, अब रात के समय में क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, फिर से एनवायरमेंट का है कि रात में अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है तो ये लेगा किससे, ये लेगा एनवायरमेंट से। या अगर प्लांट के बॉडी में कुछ ऑक्सीजन बचा हुआ है तो उस ऑक्सीजन के यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लेगा। तो अभी तक देखे क्या इसमें कि प्लांट या ऑटोट्रॉफिक के केस में दोनों के बीच में कंपैरिजन देखें। ठीक, अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं ताकि आप सबको भी क्या रहे, थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, याद रहे आप सबको। तो एक ऐसा कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ ये हो गया क्या रेस्पिरेशन के लिए, और एक तरफ हो जाएगा ये क्या फोटो सिंथेसिस के लिए। सबसे पहला यहां पर पॉइंट क्या होगा, एक नया पॉइंट आपको सुनने के लिए मिलेगा या नया टर्म सुनने के लिए आपको मिलेगा, वो होता है क्या, एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एक एनाबोलिक प्रोसेस होता है। एनाबोलिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है पता चल जाता है। देखिए इधर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या चीज, कि सेल में मेटाबोलिक प्रोसेस चलता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी चीज का सिंथेसिस होना। अगर प्लांट या कोई भी एनिमल, कोई भी सेल अगर किसी चीज का सिंथेसिस कर रहा है, किसी चीज को बना रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। और किसी चीज को अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, कैटाबॉलिक
प्रोसेस, ब्रेक डाउन। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं क्या, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं क्या, एमिनो एसिड। ठीक, मान लेते हैं कि ये एमिनो एसिड का क्या है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल है। इस एमिनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा चेन बना लिया गया। एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को क्या किया गया, जोड़ा गया और एक काफी लंबा चेन बना लिया गया। अब इस चेन को हम नाम दे देंगे क्या चीज, प्रोटीन। यानी कि एमिनो एसिड से किसका सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। इसी तरह से क्या होगा, अगर फैटी एसिड है मेरे पास, सेल के पास एक फैटी एसिड, और इसके पास अगर ग्लिसरॉल है, तो इस दोनों का इस्तेमाल करेगा, दोनों को जोड़ेगा और काफी इसका लंबा चैन बना लेगा, और तब ये चीज कहला देगा क्या चीज, फैट और लिपिड कहला जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या चीज कि एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल था, उसको जोड़ा, उसका काफी लंबा चैन बनाया और बना दिया प्रोटीन। इसी तरह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को वो जोड़ के या उसको सिंथेसाइज करके वो बना दिया फैट। तो जो भी फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होना कहला जाता है क्या चीज। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का हजारों मॉलिक्यूल का जो है इस्तेमाल करके दो कंपाउंड बनाया जाता है। एक होता है स्टार्च और एक होता है क्या, ग्लाइकोजेन। प्लांट के केस में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में बना ग्लूकोज। लेकिन इस ग्लूकोज को जो है जब स्टोर किया जाएगा, जैसे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया गया ग्लूकोज का, एनर्जी बनाया गया, लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज रहेगा उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है। और एनिमल्स के केस में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, एक स्टोरेज मटेरियल होता है, प्लांट के केस में स्टार्च और एनिमल के केस में ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके बनाया गया स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक, तो यहाँ ये किसी भी चीज का सिंथेसिस जब होगा तो वो कहला जाता है एनाबॉलिक। लेकिन अगर इस प्रोसेस को कर दे रिवर्स, जैसे प्रोटीन को तोड़ा जाएगा और बनाया जाएगा एमिनो एसिड, फैट को ब्रेक डाउन किया गया और बनाया गया फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अगर स्टार्च को या ग्लाइकोजन को तोड़ा गया बनाया गया ग्लूकोज, तो ब्रेक डाउन जब होता है तो वो कहला जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में किया जाता है क्या, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसा प्रोसेस है, ये है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक कैसे है देख लीजिए, कि जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल था, जो सिंपलर मटेरियल था, कंपाउंड था, उसको कंबाइंड किया गया और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया गया जिसको हम नाम दिए क्या चीज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बनना क्या कहला गया, एक एनाबॉलिक प्रोसेस कहला गया। और रेस्पिरेशन में अगर देखेंगे तो रेस्पिरेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्लूकोज जो बना था, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया और फिर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कैटाबोलिक प्रोसेस। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा यहां पे क्या होगा, कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन होगा दो चीज का। फोटोसिंथेसिस के केस में क्या हो रहा है कि एक तो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। यहाँ जो फूड बना है इस फूड में एटीपी जमा है, एनर्जी जमा है, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू उसको रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को जो है किस में बदला गया, केमिकल एनर्जी में। तो पहला कन्वर्जन किसका हुआ, लाइट एनर्जी, या वो सब आप भी लिख सकते हो टर्म, इसको बदला गया किसमें, केमिकल एनर्जी में। और दूसरा कन्वर्जन क्या होता है यहाँ पे, एक तो कन्वर्जन इसका हो गया, दूसरा कन्वर्जन इसका हो सकता है कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस यहाँ पे था रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसको बदला गया किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस के केस में वो है ग्लूकोज, एक कार्बोहाइड्रेट। तो दूसरा कन्वर्जन किस क्या हो गया कि इनऑर्गेनिक से, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, इनऑर्गेनिक से बन गया क्या चीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब यहां पे तीसरा हो गया क्या, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट है
जो भी लाइट आ रहा है वो क्या एक्चुअली में तो हीट है, ठीक। तो यहाँ पे हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हीट का क्या यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि ये सब तो रिलीज हो रहा है, इसके साथ साथ जो है कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है, ठीक। तो अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वो कहला जाएगा क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, और जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है कैसा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर इसका देखें रेस्पिरेशन में कन्वर्जन क्या होगा, तो रेस्पिरेशन में वैसा कुछ कन्वर्जन नहीं है। जो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल कंपाउंड में एनर्जी सैचुरेटेड है, जमा है, उस एनर्जी को वो जो है बस रिलीज कर देता है। तो इसका हम ब्लैंक छोड़ दिए, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या चीज, कि रिलीज ऑफ सैचुरेटेड एनर्जी, ऐसा कुछ। और यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका अगर नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस या कंपैरिजन देखते हैं, तो होगा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका देख ले क्या, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है, ये होता कब है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, या दिन रात दोनों में हो रहा है। तो इसका ऑक्यूरेंस में क्या हो जाएगा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ होता है डे टाइम में। लेकिन इसका ऑक्यूरेंस क्या हो जाएगा, डे एंड नाइट। ये खुद लिख लेना, आप बोल देते हैं, ये हो जाएगा इसका ऑक्यूरेंस क्या चाहिए, डे एंड नाइट दोनों होता है। अगर साइट का बात करें कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट के केस में कहाँ होता है, इसको इरेज करते हैं। अगर बात करते हैं किसका, साइट का बात करते हैं, साइट की फोटोसिंथेसिस प्लांट में, या प्लांट का जो भी सेल होता है वो कहाँ होता है, या प्लांट के किस पार्ट में होता है। तो ये अगर साइट का है, तो अगर एक ओवरऑल देखते हैं, ठीक ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं क्या क्या चीज, ग्रीन पार्ट्स में, कि प्लांट्स का जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखें कि ग्रीन पार्ट्स में कहाँ होता है, तो हम सेलुलर लेवल पे चल जाते हैं, ठीक। और सेलुलर लेवल में अगर जाके देखें तो पता चलेगा सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का जो है डायग्राम कुछ रहेगा कैसा, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कुछ रहेगा ऐसा, एक सिंपल डायग्राम इसका बना रहे हैं ऐसा, एक सिक्का की तरह स्टैक बना हुआ रहेगा, एक, ठीक ना, स्टैक रहेगा। तो इसको थैलेक्वाइड या ग्रैनम कह दिया गया। और ये जो इसके अलावा जो पार्ट रहेगा ये मैट्रिक्स कहला जाएगा। ये एक सिंपल है, ये इसका अच्छा डायग्राम नहीं है, ऐसे बस बता दिए जनरल। तो फोटोसिंथेसिस जो है सेलुलर लेवल में, सेल के अंदर कहाँ होगा, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होगा दो जगह पे, एक होता है थैलेक्वाइड में, और एक होता है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर। आगे जाके जब पढ़िएगा आप सब तो पता चलेगा फोटोसिंथेसिस का दो स्टेप होता है, दो फेज होता है, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। तो लाइट फेज जो होता है वो होता है थैलेक्वाइड में, और जो डार्क फेज होता है वो होता है कहाँ, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में होता है। तो इसका साइट दो दो हो गया, या तो सिंपल क्या है ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, लेकिन ग्रीन पार्ट्स में कहाँ हो रहा है, सेलुलर लेवल में जाएंगे तो पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहा है, तो वो थैलेक्वाइड और स्ट्रोमा में हो रहा है। थैलेक्वाइड में कौन सा प्रोसेस चला, लाइट फेज चला, और इसमें कौन सा प्रोसेस चला है, तो इसमें चल रहा है डार्क फेज। अगर इसका हम देखते हैं साइट कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन जो होगा ये बॉडी के हर एक सेल में, यहाँ पे सिंपल है क्या कहते हैं कि ये हर कोई जरूरी नहीं कि हर एक सेल में हो। प्लांट्स का जो भी ग्रीन पार्ट्स होगा सिर्फ और सिर्फ वहां पे होगा। अगर एक छोटा सा पौधा रहता है तो उसका ओवरऑल पार्ट्स ग्रीन रहेगा, तो उसके पूरा का पूरा पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जो काफी बड़ा प्लांट होता है, ओल्डर प्लांट होता है, उसके केस में खास करके लीव्स ग्रीन होगा, और कुछ सेल होता है प्लांट्स के अंदर जो कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सिर्फ उसी सेल में क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो रहेगा वो हर एक सेल में होगा। एनाएरोबिक का बात नहीं कर रहा है, ठीक। एनाएरोबिक में होता है लेकिन वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे सिर्फ किसका, एरोबिक के केस में। तो इसका साइड क्या हो गया, तो इसका साइड भी हम दो तरह से कर सकते हैं।
एक हम कह सकते हैं क्या चीज, साइटोप्लाज्म, और एक कह सकते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। अब एरोबिक के केस में, अगर एरोबिक एनिमल है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसमें दोनों जगह पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब अलग अलग स्टेप जो है दोनों जगह पे होता है। और अगर एन एरोबिक है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ होगा किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है। इसका एक जो अब कंपेरिजन बचा है, वो कंपेरिजन होगा क्या चाहिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। वो कंपेरिजन किसका हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक ना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे क्या होगा कि एटीपी यहाँ पे भी बनता है। अब देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग या एक फैक्ट जो इसमें छूटा है, वो क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, और रिलीज होता है क्या चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि प्रोसेस कहला रहा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो रहेगा, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोसेस होता है क्या चीज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, ये एक तो इसका पहला काम क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन आयन शिफ्ट हो गया दोनों के बीच में जाके, जैसे C है ये H हो गया, और जब इसका मॉलिक्यूल हो जाएगा कितना 12, इधर हो जाएगा C6, और इधर हो जाएगा ये मॉलिक्यूल 6, C6H12O6। तो ये बन जाएगा क्या चीज, ये बन गया ग्लूकोज बन गया, जो कि यहाँ पे बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होकर बनाता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन आया, और हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण आ रहा है। दूसरा हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, तो ये NADP को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। NADP जो होता है एक तरह का एसिमिलेटरी पावर होता है, फिलहाल के लिए इसको समझो एक कंपाउंड है ये, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और बनाएगा NADPH2, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक। और ये जब प्रोडक्ट, एक सिस्टम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS नाम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो पार्ट है ये आगे हायर क्लास में आपको पढ़ने का है, और वहां पे जाके काफी क्लियर कट इसका मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा ही करना क्या कि इस हाइड्रोजन आयन का दो इस्तेमाल है, एक कार्बन ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में किया गया, और एक इसको बनाने में किया गया, जो कि ETS में जब जाता है तो इसका हाइड्रोजन आयन बनाता है क्या चीज, ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है। ये ATP क्या है, ये सैचुरेटेड एनर्जी है, यानी कि जो स्टोरेज एनर्जी होता है वो ATP के फॉर्म में होता है। तो दो फॉर्म हो गए, दो चीज इसका हो गया, एक तो ATP जनरेशन में हो गया किसके थ्रू, तो NADPH2 के थ्रू हो गया। दूसरा क्या हो गया इसका फंक्शन, कि ये CO2 को रिड्यूस करेगा और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या चीज कि जो एनर्जी बनेगा ये अपने में ही इस्तेमाल इसको कर लेगा, जो भी एनर्जी बना वो क्या करा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में ही इस्तेमाल कर लिया। ऐसे एनर्जी आगे जाके पढ़िएगा तो पता चलेगा लाइट फेज में बनता है, और उसका इस यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल जो है वो डार्क फेज में कर लिया जाता है। लेकिन इसलिए यहाँ पे एक टर्म लिखा जाता है क्या, आगे लगा देते हैं क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब फोटो क्यों लगाए, कि यहाँ पे जो भी एनर्जी बनने का प्रोसेस हो रहा था ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जो भी एनर्जी बन रहा था ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही बन रहा था, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, और इसी का हाइड्रोजन आयन रिलीज होकर क्या करा, NADPH2 बनाया, जो कि आगे जाके ATP बनाया। तो एनर्जी इसमें भी बना, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बनेगा, ये एनर्जी क्या होगा, रेस्पिरेशन भी इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट होता है वो स्टोर हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन
फॉस्फोराइलेशन इसमें भी हुआ, लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि एनर्जी जो होगा एटीपी ये स्टोर होता है। अब अगर बात करते किसका, तो ये तभी तक बात कर रहे थे किसका कि ऑटोट्रॉफिक के केस में, प्लांट्स के केस में बात करें। लेकिन अगर हेट्रोट्रॉफिक का देखें, अगर ह्यूमन से कंपेयर करें कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का हो गया और एनिमल्स के लिए हम लेते हैं, ह्यूमन के लिए लेते हैं रेस्पिरेशन का तो उसमें क्या होगा कि हम जो है प्लांट का अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए हमको, ये ऑक्सीजन चाहिए। ये क्या करा, ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में रिलीज कर रहा था, जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, बाकी रिलीज कर दिया। इस ऑक्सीजन को क्या करा, ह्यूमन जो है वो कंज्यूम कर लिया, और इस चीज को क्या करा वो ये परफॉर्म करने में करा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में करा, ठीक। और रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के बाद बना क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी में बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीधा एनवायरमेंट में रिलीज कर लिया। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का हेट्रोट्रॉफिक के केस में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। एनिम प्लांट के केस में था कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में हो गया, लेकिन एनिमल्स के केस में, हेट्रोट्रॉफिक के केस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये प्लांट एनिमल के केस में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की तरह क्या वेस्ट की तरह इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, इसको बॉडी से बाहर उसके लिए रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये एक कंपैरिजन हम देखेंगे इसका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच के देखें। और यहाँ पे जो कंपैरिजन था वो दो केस में लिए, एक सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक के केस में लिए, दूसरा जो कंपैरिजन था वो लिए थे किसके केस में कि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट का था, ऑटोट्रॉफिक का था, लेकिन रेस्पिरेशन लिए थे ह्यूमन का, जो कि अभी था। तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।